जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कोई राजा कोई सरकार ये नहीं बता रही कि क्या बनाना है कितना बनाना है, फिर भी दुकानों में हमारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। ये होता कैसे है? कमाल है ना। इसी पहेली को सुलझाने वाले विचारक थे एडम स्मिथ, और आज हम उन्हीं के विचारों की गहराई में उतरेंगे। और ये सवाल सिर्फ रोटी और मक्खन का नहीं है। सोचकर देखिए, लाखों लोग हैं, किसान, ड्राइवर, इंजीनियर, डॉक्टर, सब हर दिन अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं दे रहा, फिर भी किसी तरह ये सब कुछ जुड़कर एक पूरा सिस्टम, एक व्यवस्थित समाज बना देता है। आखिर ये तालमेल बैठता कैसे है? तो इस सवाल का जवाब आया स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक की तरफ से। साल था 1776। दुनिया में क्रांतियों का दौर था, और उसी वक्त एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो स्मिथ के हिसाब से इस पूरे इकोनॉमिक इंजन को चलाता क्या है? कौन सी शक्ति है इसके पीछे? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव की एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। स्मिथ का जो सबसे क्रांतिकारी विचार था वो यही था। उन्होंने कहा कि हमें जो डिनर मिलता है वो कसाई या बेकर की दया की वजह से नहीं मिलता, बल्कि उनके अपने फायदे, उनके स्वार्थ की वजह से मिलता है। जब एक बेकर अच्छी रोटी बनाता है तो वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, और यही स्वार्थ, यही सेल्फ इंटरेस्ट उसे एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यहीं पर असली जादू होता है। सोचिए, किसान अपने मुनाफे के लिए अनाज उगा रहा है, व्यापारी अपने मुनाफे के लिए उस अनाज को शहरों तक पहुंचा रहा है, और मजदूर वो अपनी तनख्वाह के लिए उस अनाज से रोटी बना रहा है। देखा, हर कोई सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन अनजाने में ही वो सब एक दूसरे की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। और यही तो सबसे कमाल की बात है। किसी का भी इरादा समाज की भलाई करना नहीं था, लेकिन हर किसी के अपने अपने स्वार्थ से जो ताना बाना बुना, उसका नतीजा क्या निकला? पूरे समाज का कल्याण। खाना, कपड़े, घर, सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है। इस कमाल की अपने आप चलने वाली व्यवस्था को स्मिथ ने एक बहुत ही यादगार नाम दिया, द इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ। ये एक ऐसी ताकत है जो मार्केट को गाइड करती है, बिना किसी के देखे, बिना किसी के हुक्म के। अच्छा, तो ये इनविजिबल हैंड काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होगा? ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कीमतें सही रहेंगी और नौकरियां भी पैदा होंगी। मतलब मार्केट बिना किसी सरकारी दखल के खुद ब खुद बैलेंस बना लेता है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि इकॉनमी चलती कैसे है, सेल्फ इंटरेस्ट और इनविजिबल हैंड से। पर सवाल यह है कि कोई देश अमीर कैसे बनता है? स्मिथ के पास इसका भी एक बहुत ही साफ और दमदार आइडिया था। स्मिथ के मुताबिक वेल्थ क्रिएट करने का, यानी दौलत बनाने का सबसे असरदार तरीका है डिवीजन ऑफ लेबर, जिसे हम श्रम विभाजन भी कहते हैं। मतलब सीधा सा है, एक बड़े काम को कई छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड कामों में बांट देना। और इस आइडिया में कितनी ताकत है, ये समझाने के लिए स्मिथ ने एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया था, एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री का। स्मिथ ने बताया कि अगर एक अकेला आदमी पिन बनाने के सारे काम खुद करे, मतलब तार काटना, उसे नुकीला करना, पॉलिश करना, तो हो सकता है वो दिन में मुश्किल से एक ही पिन बना पाए। लेकिन अगर 10 लोग इन्हीं कामों को आपस में बांट लें, तो वो सब मिलकर एक दिन में हजारों पिन बना सकते हैं। यही है स्पेशलाइजेशन की ताकत। लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए औजार चाहिए, मशीनें चाहिए, और इन सब के लिए चाहिए पैसा। यहीं पर स्मिथ के आर्थिक विकास की दूसरी चाबी सामने आती है, कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी पूंजी का जमा होना। आसान भाषा में कहें तो पैसे बचाना और फिर उस पैसे को नई फैक्ट्रियों और बेहतर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। और ये एक बहुत ही पावरफुल साइकिल बनाता है। देखिए, लोग पैसे बचाते हैं, उस बचत से इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट से नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, जिससे नौकरियां बढ़ती हैं, और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो और भी ज्यादा बचत कर पाते हैं, और ये साइकिल फिर से घूमने लगता है। अच्छा, तो अगर मार्केट इनविजिबल हैंड की वजह से खुद को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर सरकार का क्या काम है? क्या स्मिथ के दुनिया में सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है? स्मिथ फ्री मार्केट के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनके आइडियाज को अक्सर एक फ्रेंच फ्रेज से जोड़ा जाता है, लेसे फेर। इसका मोटा मोटा मतलब है अकेला छोड़ दो या दखलंदाजी मत करो। इसका मेन आइडिया ये है कि जब सरकार कीमतें कंट्रोल करने या बिजनेस में अड़चन डालने की कोशिश नहीं करती, तो मार्केट सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है।
कंपटीशन से क्वालिटी सुधरती है, कीमतें कम होती हैं और आखिर में सबसे ज्यादा फायदा होता है कंज्यूमर्स को। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्मिथ पूरी तरह से एंटी गवर्नमेंट थे? क्या वो सरकार के लिए कोई रोल देखते ही नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मिथ का मानना था कि फ्री मार्केट को भी काम करने के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए, और ये बुनियाद सरकार ही देती है। उन्होंने सरकार के लिए 3 बहुत जरूरी रोल बताए। पहला, देश को बाहरी हमलों से बचाना। दूसरा, एक जस्टिस सिस्टम बनाए रखना ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन हो। और तीसरा, पब्लिक वर्क्स, मतलब सड़कें और पुल जैसी चीजें बनाना जिन्हें प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए शायद कभी ना बनाएं। कब 200 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। एडम स्मिथ के विचारों की विरासत क्या है? उनका असर सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, द वेल्थ ऑफ नेशन से पहले स्मिथ ने एक और किताब लिखी थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। इसमें उन्होंने कहा था कि इंसान सिर्फ सेल्फिश नहीं होता, हमारे अंदर सहानुभूति और नैतिकता भी होती है, और यही वो गोंद है जो समाज को जोड़े रखता है। उनके लिए एक कामयाब मार्केट एक नैतिक समाज के बिना चल ही नहीं सकता। आखिर में यही कह सकते हैं कि एडम स्मिथ के सिद्धांतों ने ही कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। उन्होंने ये समझने में मदद की कि कैसे पर्सनल फ्रीडम और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ चल सकते हैं। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसका पूरा इकोनॉमिक ढांचा काफी हद तक उन्हीं के विचारों पे टिका है। और यहीं पे हम एक आखिरी सवाल पे आके रुकते हैं। उनके आइडियाज अपने वक्त में तो क्रांतिकारी थे, पर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां इनइक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल पेंडेमिक जैसे चैलेंजेस हैं, स्मिथ की ये विचार कितने रेलेवेंट हैं? एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।